बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिनसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं। इल्म हासिल करने के लिए जब भी आप बैठें, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सुबह उठते बैठते, शाम को, दिन रात ये दुआ किया करें। अल्लाह पाक के रहमत के ख़ज़ानों में से अगर कुछ कतरे आपको अता कर दे इल्म के तो बहुत कमाल हो जाएगा। इस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा इसका मतलब होता है ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी अता कर हम सब को, इल्मन ऐसा इल्म जिसमें 3 खूबियाँ हों। वो 3 खूबियाँ कौन सी हैं? इल्मन नाफ़िअन, एक तो वो नफ़े वाली हो, नफ़े वाला इल्म हो। वासिअन, और वो बहुत वसी हो। व हमीकन, और वो गहराई वाला हो। आमीन। इसके साथ साथ हमारा एक पॉइंट चल रहा है जिसका नाम मोहब्बत रसूल के हमारे तुलबा व तालिबात के दिलों में मोहब्बत रसूल कैसे पैदा की जाए। मोहब्बत रसूल ही कामयाबी की कुंजी है, की ऑफ सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी के दरवाज़े से गुज़रना चाहते हैं तो कामयाबी के दरवाज़े की जो चाबी है वो मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत अगर दुनिया में किसी से हो जाए तो दिन रात हम उसका ज़िक्र करते हैं, हम अपने ख़्यालों में लेके आते हैं। और अगर मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करनी हो तो तरीक़ा यही है कि दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, सोते जागते हम अपने ख़्यालों में मदीना की गलियों में हों और हर वक्त ज़िक्र उसी का किया जाए जिससे मोहब्बत होती है। हमारे रब को हमारे प्यारे हबीब से इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत है कि वो ख़ुद भी ज़िक्र करता है, वो ख़ुद भी दुरूद व सलाम पढ़ता है और हमको भी कहता है। बल्कि हमें तो नमाज में हर दूसरी रकात में अदब के साथ बिठा के दुरूद पढ़ने को कहता है और वो पढ़े बग़ैर नमाज भी नहीं होती। उस दुरूद का जो पहला हिस्सा है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे, और दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी हमारे रब ने हमें नमाज में, हमारे रब की तरफ से हमारे प्यारे हबीब ने हमें नमाज में सिखाया और ये सबसे अफजल ज़िक्र है। दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा मतलब वही है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले, ए मेरे अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा, अला पर,
मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा ए मेरे अल्लाह। आपने ये बात सुन रखी होगी कि जब भी कोई सबक याद करना हो तो आपको शायद कोई ये कहे कि फ़िंगर टिप्स पे याद करें। फ़िंगर टिप्स का मतलब क्या होता है कि ये फ़िंगर्स हैं और ये टिप्स हैं, इनके ऊपर एक एक लफ्ज़ याद करें ताकि जिस फिंगर पर पहुँचे तो वो लफ्ज़ आ जाए। मैं इसी दुरूद को, ये जो 5 लफ्ज़ हैं, ये मैं फ़िंगर टिप्स पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अगर आप ये देखें 5 लफ्ज़ हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ये 5 लफ्ज़ से यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। और ट्रांसलेशन या समझने के लिए हम इसको उल्टा यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे? यहाँ पे पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अब हम यहाँ से शुरू करते, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पिछला लफ्ज़ था अला, अला का मतलब होता है पर। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और यहाँ पे सल्ले, सल्ले मतलब रहमत नाजिल फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा ए मेरे अल्लाह। ये 5 लफ्ज़ों को हमने फ़िंगर टिप्स पे याद किया। अल्लाहुम्मा मतलब ए मेरे अल्लाह, सल्ले अला रहमत नाजिल फरमा मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाह इसका मतलब होता है और, व आला, और व आला आले मुहम्मदिन, व आला आले मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी। और ये वाह का मतलब हो गया और, अला का मतलब होता है पर, और उसके बाद है आले, आले मतलब आल औलाद, औलाद पर, और मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। इसके साथ अल्लाह ने हमें सिखाया कि अगर रहमत मांग रहे हो तो रहमत किस तरह की हो। एक एग्ज़ाम्पल भी हमें साथ सिखाई कि इस तरह की रहमत मांगो। आगे लफ्ज़ है कमा, कमा का मतलब होता है जैसा कि, जिस तरह, यानी कि कोई पहले की एग्ज़ाम्पल देने लगे हैं। जिस तरह क्या किया, सल्लैता, सल्लैता जिस तरह आपने, अल्लाह ने रहमत नाजिल फरमाई किस पर, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यानी कमा जिस तरह, सल्लैता जिस तरह रहमत नाजिल फरमाई ए मेरे अल्लाह आपने, अला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम, यानी कि जिस तरह मेरे अल्लाह आपने रहमत नाजिल फरमाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर आपने जिस तरह रहमत फरमाई, बिल्कुल उसी तरह की रहमत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर फरमा। और आखिर में हम कहते हैं इन्ना हमीदुन मजीद, इन्ना का बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमीद तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए, तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए। मजीद, और आप बड़ी शान वाले, आला शान वाले हैं। ये दुरूद इब्राहीमी का पहला पोर्शन या पहला हिस्सा था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरे हिस्से को सीखेंगे और समझेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स और क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है। चैप्टर हम 4 ही कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 69 है। इसमें हम लास्ट लेक्चर में
हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 25 का ए और बी पार्ट कर लिया था। आज हम इसका सी, डी और इंशाअल्लाह 26 क्वेश्चन और साथ ही 27 क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे करने की। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 25 का सी पार्ट, फाइंड मोमेंट्स, बहुत अहम सवाल है ये, और इससे नीचे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत अहम सवाल है। ये इस चैप्टर से 2 सवाल आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसका जो सेकंड पार्ट आता है वो यहाँ से आता है, मोमेंट्स में से। तो 25 का सी पार्ट अगर हम देखें बोर्ड पर तो मैंने लिखा हुआ है फाइंड मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट मीन मालूम करें एंड क्वांटिटीज़ ऑफ B1 एंड B2। ये B1 और B2 की क्वांटिटीज़ भी मालूम करें। व्हेन द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द वैल्यू 20 आर -2, 15, -25 एंड 80। बहुत अहम सवाल है। इस तरह के हमने शायद कुछ क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। आज भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ गिवन है। गिवन क्या है? हमें मालूम है जी फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द वैल्यू 20 आर M1 इज इक्वल टू -2, M2 इज इक्वल टू 15, M3 इज इक्वल टू -25 और M4 इज इक्वल टू 80। यहाँ तक गिवन है। मालूम क्या करना था जी जनाब? फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन मालूम करना है सबसे पहले। तो आपको क्या फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन के फार्मूले याद हैं? बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, इसके अगर हम फार्मूलों की बात करें, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन जी, पहला फार्मूला उसको रिप्रेजेंट करते हैं μ1 से, और इसका फार्मूला होता है M1 माइनस M1। ठीक है जी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M1? -2। तो यहाँ लिखेंगे μ1 इज इक्वल टू -2 फिर माइनस, और फिर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं -2। μ1 -2 और +2, और μ1 इट्स ऑलवेज 0। ये हमेशा 0 होता है। अब हम μ2 मालूम करते हैं। μ2 जो है वो इक्वल्स टू वेरिएंस होता है। μ2 का फार्मूला M2 माइनस M1 का स्क्वायर। M2 की वैल्यू क्या है? वो है 15। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 15 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस 4, और मेरा ख्याल है कि 11 आ जाएगा। μ2 की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। अब आप μ3 का फार्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लें। μ3 इज इक्वल टू, लिखने का तरीका क्या है? यहाँ से शुरू करते हैं। M1, M2 और M3। μ3 का मतलब है M1, M2, M3। पहला और आखिरी छोड़ दें, दरमियान में M1 लिख लें। ये 3 यहाँ पर भी आएगा और 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी। 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ गया। अब पहली वैल्यू के साथ प्लस होता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, और तीसरी वैल्यू के साथ प्लस। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। μ3 इज इक्वल टू, M3 की वैल्यू है जनाब -25, ये जो गिवन है, फिर -3, और M2 की वैल्यू है 15, और M1 की वैल्यू है -2। इसी तरह +2, और यहाँ पे -2 की पावर 3 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। μ3 इज इक्वल टू -25, ये कितना हुआ? 15 2s आर 30, और 33s आर मेरा ख्याल है 90। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होके 90 हो गया। 2 की पावर 3
-8 और 8 2s are 16, -16 आ जाएगा। अब आप इन्हें कैलकुलेटर से या फिर प्लस माइनस कर लें। -25 प्लस 90 एंड -16 इक्वल्स टू 49। ये आपके पास μ3 आ गया। इसी तरह μ4, उसका फार्मूला आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं लिखने की टेक्निक बताने लगा हूँ। ये μ4 लिखा। अब टेक्निक इसकी क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे m1, m2, m3 और m4। क्योंकि 4 है, ये 3 था तो m3 तक, 4 है तो यहाँ से शुरू करें m1, m2, m3, m4। अगर यहाँ 5 होता तो क्या लिखते, m1, m2, m3, m4 और m5। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को छोड़ दें, बाकी के साथ क्या लिखते हैं, m1 लिख लेते हैं। ठीक होगी बात। आपको याद है पहली वैल्यू क्या होती है, पहली वैल्यू का साइन क्या होता है, वो प्लस होता है। फिर हम यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस और फिर माइनस, ये तरतीब होता है, प्लस माइनस, इस तरीके से चलेंगे। ये जो 4 है, जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दिया था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे और लास्ट की पावर 4 होगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 लिख लिया, लास्ट की पावर 3, 3 - 1 तो इसके साथ 2 लिखा था। यहाँ 4 - 1 3। अब इस 3 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। इस 2 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 6 होता है, वो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा तरीक़ाकार है याद करने का इस फार्मूले को। अब हमने ये फार्मूला याद जो कर लिया, लिखने का तरीका सीख लिया, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। μ4 इज इक्वल टू m4 80 है, -4, m3 -25 है, इसी तरह m1 ये -2 है। ठीक होगी जनाब। फिर +6, फिर m2 वो हमारे पास 15 है और फिर -2 का स्क्वायर और -3 और यहाँ पे -2 की पावर 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम आगे चलते हैं जी कैलकुलेशन के लिए। μ4 इज इक्वल टू 80, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और फिर ये माइनस हो गया। ये 25 4s are 100 और 100 × 2 तो ये मेरा ख्याल है 200 हो जाएगा। ये हमारे पास 200 हो गया। इसके बाद +360, ये कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर लिया 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 360 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 360 के बाद ये -2 की पावर 4 जो है ये क्या है, ये प्लस हो जाएगी, ये -3 ही रहेगा। और 2 की पावर 4 हमारे पास 16 हो गया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 48 आ गया। यहाँ तक। अब हम देखते हैं μ4। अब 80 - 200 और +360 और -48 इज इक्वल टू 192। यहाँ पे हम लिखेंगे 192। ये हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो उसने पूछी थी कि फाइंड द मीन ऑफ द क्वांटिटीज़। पहली बात है कि फाइंड मोमेंट अबाउट मीन और फिर उसके बाद क्वांटिटीज़ B1 और B2। अब B1 की बात करते हैं तो B1 हमारे पास किसके बराबर होता है, B1 इज इक्वल टू μ/μ 2 3 3 2। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। μ3 हमारे पास है 49 की पावर 2 और μ2 वो हमारे पास है 11 और उसका क्यूब। लिहाजा हम देखते हैं कि 49 का स्क्वायर लें तो वो आपके पास क्या आया, वो आपके पास आ गया 2401 और क्यूब लेने से 1331। इनको डिवाइड करेंगे 1.8039। आपके पास B1 की वैल्यू आ गई। B2, अब आपने B2 की वैल्यू मालूम करनी है, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। B2 का फार्मूला क्या है, μ/μ, ऊपर 4 नीचे 2 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर। 192
B2 कितना है हमारे पास, B2 इज इक्वल टू 192 और μ2 वो हमारे पास 11 और उसका स्केयर 192 ओवर 121। 192 को जब 121 पे तो 1.586, तो ये B2। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप बच्चों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी तकरीबन इसी तरह का है, लेकिन उसमें पूछने का अंदाज चेंज है। फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ द सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 17.5 आर 0.3, 0.3 के बाद 74, 45 एंड 1 to 125 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट whether the distribution is leptokurtics or platokurtics। लेप्टोकर्टिक्स और प्लेटोकर्टिक्स के बारे में जब पूछा जाए तो हमें B2 की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं क्या कि हमारे पास 25 का D पार्ट है और B2 की वैल्यू आपने किसी तरीके से मालूम करनी है। B2 की वैल्यू मालूम करने के लिए जब लेप्टोकर्टिक्स पूछा जाएगा तो B2 मालूम करते हैं, और जब वो पूछता है स्क्यूनेस तो फिर B1 मालूम करते हैं। ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास जो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एट 17.5, अब पहले तो 20 था, अब हमारे पास आ गया 17.5। M1 की वैल्यू उसने आपको याद है क्या दी हुई है, 0.3, 74, 45, 1 to 125 ये मोमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी पार्ट आपने ये सवाल किताब से खुद ही पढ़ लेना है, मैं समझा देता हूँ। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखा हुआ है अबाउट x इज इक्वल टू 17.5 आर, उसके बाद 0.3, 74 और 45, 121, 25 रिस्पेक्टिवली। और वो पूछ रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइंड आउट, आपने मालूम करके बताना है किसी तरीके से कि ये लेप्टोकर्टिक्स है या प्लेटोकर्टिक्स है। कैसे मालूम करेंगे, B2 की वैल्यू फाइंड करके। B2 की वैल्यू कैसे मालूम होगी, जब हमारे पास ये चारों मोमेंट्स आएंगी। μ1 किसके इक्वल है, वो m1 माइनस m1, मतलब 0.3 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपके पास μ1 आ गया। μ2 यहाँ पे ये वेरिएंस के इक्वल होता है, 72 माइनस 0.3 का स्केयर, यहाँ पे लिखते हैं 72 माइनस 0.3 का जब स्केयर लिया तो वो आपके पास 0.09 आ गया, 0.09, और माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 70, ये 72 है या 74, सॉरी 74 है, ठीक है जी। और ये 73.91 आ गया। μ2 की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद μ4 की, μ3 भी मालूम कर लेते हैं उसके लिए भी। यहाँ पे μ3, यहाँ पे 45, आप ये देखें 45 हम लिखे, -3, यहाँ पे 74 इंटू 0.3 और फिर +2 और 0.3 की पावर 3। जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो क्या जवाब आता है, 45 माइनस इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 66.6 प्लस यहाँ पे 0.054 आ गया। यहाँ से जब आपने इसे सॉल्व किया तो -21.546, ये आपके पास μ3 की वैल्यू आ गई। और μ4 के लिए आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में। यहाँ पे पहली वैल्यू μ4 के लिए m4 वो है 12125 -4 इंटू 45 इंटू 0.3 प्लस 6 इंटू 74 इंटू 0.3 का स्केयर और -3, 0.3 की पावर 4। जब आपने इसको कंप्लीट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1211.0.9357। ठीक है जनाब। अब ये सारी वैल्यूज़ B1 और B2 में पुट करें। B1 में पुट करते हैं, B1 की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने तो सिर्फ लेप्टोकर्टिक्स पूछा हुआ है। तो B2 की वैल्यू, उसका फार्मूला μ4 ओवर
म्यू 2 का स्केयर, म्यू 4 हमारे पास अभी लास्ट टाइम ये आया है, वो हम लिख लेते हैं 1211 और म्यू 2 की वैल्यू हमारे पास है 73.91 का स्केयर। जब आप इसका स्केयर लेते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है? 1211 और स्केयर लेने के बाद आंसर आ जाएगा 5462.6881 और इसको डिवाइड किया तो 2.217। अब B2 की वैल्यू अगर 3 से लेस है, लेस देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक्स है, लेस देन 3 होने पर क्या है? लेप्टोकर्टिक्स, और लेस देन 3 नहीं, ग्रेटर देन 3 होने पर लेप्टोकर्टिक्स है। हम देख लेते हैं, पेज नंबर निकालेंगे 4 पॉइंट, ठीक है जी, पेज नंबर 175 पे आपको एक डायग्राम मिलेगी जो मेरे पास बुक है, इसका नाम है 4.18 कर्टिसेस टॉपिक है, और इसके साथ 4.18.1 मेजर ऑफ कर्टिसेस, उससे ऊपर एक डायग्राम भी बनी होगी। आपने B2 की वैल्यू मालूम कर ली। अगर B2 की वैल्यू इक्वल्स टू 3 है, 3 के इक्वल है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका दूसरा नाम मेसोकर्टिक्स है। यानी कि अगर यहाँ पे B2 की वैल्यू 3 आ जाती तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, या फिर हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मेसोकर्टिक्स। इससे आगे वो कहता है कि अगर हमारे पास, अगर लास्ट लाइन में देखें 10, इफ़ B2 इज़ ग्रेटर देन 3, अगर ग्रेटर देन 3 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेप्टोकर्टिक्स, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक्स होगी, और अगर लेस देन 3 हो द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकर्टिक्स। तो अब आप यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर B2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, इक्वल है, या लेस देन है? लेस देन 3 है, तो हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमने क्या कहना है? डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकर्टिक्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकर्टिक्स। ये जो B2 की वैल्यू से हमें पता चलेगा, अगर B2 की वैल्यू इक्वल्स टू 3 आ जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन मेसोकर्टिक्स। अगर लेस देन 3 है तो प्लेटोकर्टिक्स, और अगर ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक्स है। इसके साथ हम 25 का डी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स मालूम करना है। मेथड्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जनाब, इसके लिए हमें 2, 3, 4 चीज़ों की ज़रूरत है, और वो बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी हैं, और कुछ एक आधी चीज़ हम चैप्टर 4 से भी ले लेंगे, जैसा कि हम मीन, मीडियन और मोड, ये हमारे बेसिक्स टॉपिक थे, ये चैप्टर 3 में है, जो हम यहाँ पे रिवाइज़ कर रहे थे और हर सवाल में आ जाते थे, तो हमारी रिवीजन हो रही थी। इसके साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। सवाल है आपके पास, कैलकुलेट करें, 26 है, ठीक है जी, 26 का कोई पार्ट नहीं है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कर्ल पियर्सन methods for the following data या distribution। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या दी हुई है उसने? x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वेरी गुड। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22।
अब आपने क्या करना है कि नंबर 1 स्क्यूनेस मालूम करनी है। कर्ल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस, इसके 2 मेथड हैं। एक है स्क्यूनेस का फार्मूला मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा फार्मूला है स्क्यूनेस का, वो है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए आपको मीन, मीडियन और मोड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक होगी बात? क्या आप बच्चे मुझे ये बताएंगे कि आप लोग ये आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके साथ मैं आपको फ्रीक्वेंसी देता हूँ 8 × 45 इट्स 360। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो गिवन है वो है 4, इसके बाद 4 के बाद है जी 25, फिर 35 के बाद 45 के बाद हम देखते हैं 60 के बाद 54 के बाद 20 और 20 के बाद 14। फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं आपने, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना मेथड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं यहाँ पर कुछ समझाता हूँ कि सबसे पहले आपने मालूम करना है मीन। तो मीन का क्या फार्मूला है? समेशन fx ओवर समेशन f। जनाब वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व कर लें। मीन मालूम हो गया। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन fx स्क्वायर माइनस समेशन fx ओवर समेशन f, और यहाँ पे भी समेशन f और इसका स्क्वायर, और माइनस हम यहाँ पे लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट। तो यानी कि आपको यहाँ पे एक तो fx की ज़रूरत पड़ेगी और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? fx स्क्वायर की। ये दोनों बना लिए आपने और इनके टोटल करें और वैल्यूज़ पुट करें। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी मीडियन की। मीडियन का फार्मूला L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। यहाँ से मीडियन की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में आपने मोड मालूम करना है। मोड का फार्मूला होता है L प्लस, हम यहाँ पे लिखेंगे FM माइनस F1 इन प्लस FM माइनस F2, ये FM है जनाब अली, और इनटू H, ये फार्मूला है। ये 4 क्वांटिटीज़ आपने मालूम करनी है और मीडियन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? क्लास बाउंड्रीज़ की और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये आप कॉलम्स कंप्लीट करें और कॉलम कंप्लीट करने के बाद आप ये सारी चीज़ें मालूम कर लें। यानी कि पहले f को x के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसका स्क्वायर करें, ये दोनों चीज़ें मालूम करें। 1 2 3 4 कॉलम्स चैप्टर 3 और 4 हम इतनी दफ़ा रिवाइज़ कर चुके हैं। ये कंप्लीट करने के बाद मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले आपको बता दिए हैं, मीडियन और मोड के फार्मूले भी आपको बता दिए। जब ये चारों क्वांटिटीज़ आ जाएंगी तो फिर स्क्यूनेस के फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करके आपने स्क्यूनेस मालूम करना है बाय यूजिंग कर्ल पियर्सन मेथड। ये कर्ल पियर्सन मेथड के ये दोनों फार्मूले हैं जिसमें हमें मीन, मीडियन और मोड की ज़रूरत है और इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत है। इससे आगे हम इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये 27 का ए पार्ट था और 27 का
सॉरी 26 था, 27 का ए और बी पार्ट, वो दोनों भी इसी तरह के सवाल हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 27 और 28 के भी कुछ पार्ट्स कर लें। आज के लेक्चर का हम यहीं इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप रहें, सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। सेहत वाली ज़िंदगी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी ईमान वाली भी हो, और ईमान वाली ज़िंदगी के साथ साथ जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ए अल्लाह हमारी ज़बान पे कलमा तैयब जारी फरमा दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।